हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को, यूट्यूब पे कहीं नहीं मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि सब लोग आप लोगों को बहुविकल्पीय लघुत्तरीय बता रहे हैं, कोई आप लोगों को दीर्घोत्तरीय बताता ही नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा चैनल ऐसा है कि टारगेट आपको लेकर 95% चल रहा है। हर प्रकार के क्वेश्चन आप लोग करा रहे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। दीर्घोत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न पूरा का पूरा हमने इस आप लोगों की वीडियो में बताने वाला हूँ। ये प्रश्न 100% आपकी एग्जाम में आएगा, एक गारंटी है मेरी, ठीक है। देखिए, विश्वास आप मेरे पे कीजिए, ठीक है। मैं कैसे आपको विश्वास दे रहा हूँ कि प्रश्न इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी एग्जाम में 100% आएंगे, ठीक है। आप बस एक मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं तो आप लोगों को सामने है नहीं कि मैं आप सब कुछ प्रूफ दिखा पाऊँ, आप मेरे पे विश्वास ही कर सकते हो, ठीक है। तो पूरा पूरा 100% विश्वास करो, और मैं आप लोगों को 100% पूरा तैयारी करा रहा हूँ, ईमानदारी से करा रहा हूँ, ठीक है। आप कहीं नहीं, आपको कहीं वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। मेरे चैनल पे आप रहो, पूरे के पूरा कंटेंट आपको दे दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरा देखना, ईमानदारी से देखना, सारे क्वेश्चंस को नोट करना, सारे क्वेश्चंस को याद करना। इतने ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न जो है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पीएच मान से आप क्या समझते हैं? शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीएच मान। देखिए, ये आप लोगों के सभी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, 6 नंबर वाले प्रश्न हैं, ठीक है। तो पीएच मान क्या होता है? पीएच मान मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, कि हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है, ठीक है। वो पीएच स्केल दर्शाता है। देखिए, उत्तर में लिखेंगे हम लोग कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। वही कहा ना कि कोई भी विलयन में पीएच स्केल ये बताता है कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, ठीक है। उस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए, हमसे पूछा था यहाँ पे कि शुद्ध जल से हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है। देखिए, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रण जो होती है वो याद रख लीजिए, 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछता है कि दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है, ठीक है। अब अगली हेडिंग आपकी रहेगी कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, पहला महत्व तो हम लोग लिखेंगे कि हमारे पाचन तंत्र का पीएच, ठीक है। पहली हेडिंग हमारी रहेगी पाचन तंत्र का पीएच। लिखेंगे कि हमारे उदर में, उदर मतलब समझते हैं, हमारे पेट की बात कर रहा है, स्टमक की बात कर रहा है, पेट में, हमारे पेट में उपस्थित HCl अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका पेट है, हमारे पेट में एक HCl अम्ल पाया जाता है जो कि सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है हमारे पेट में, वो क्या करता है कि अधिक मात्रा में HCl का उत्पादन उदर में गंभीर दर्द व जलन उत्पन्न कर देता है। कह रहा है कि आपके पेट में जो HCl अम्ल पाया जाता है और अधिक मात्रा में तब निकलने लगता है तो आपके पेट में दर्द होने लगता है, ठीक है। जब आप कभी कभी नोटिस किए होगा कि जब आप लोग खाना नहीं खाते हो ज़्यादा देर तक, तो खाना नहीं खाते हो ना, तो HCl की अम्लता बढ़ जाती है और वो आपके पेट पे ही इफेक्ट डालने लगती है। उस समय आप लोगों को दर्द होने लगता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि जिससे मुक्त होने के लिए प्रति अम्ल लेना पड़ता है। प्रति अम्ल का मतलब समझते हो, ठीक है। प्रति अम्ल का मतलब कि जो अम्ल को मारे, जैसे HCl आपका अम्ल है, ठीक है, तो अम्ल है और इसकी मात्रा अधिक हो रही है तो आपका पेट दर्द कर रहा है। और प्रति अम्ल का मतलब होता है कि क्षार, तो अम्ल की मात्रा अगर अधिक बढ़ रही है तो क्षार अगर लोगे तभी तो उसको उदासीन बनाने का प्रयास करेगा। तो वही कह रहा है कि जिससे मुक्त होने के लिए, जिससे हमें छुटकारा पाने के लिए प्रति अम्ल लेना पड़ता है। प्रति अम्ल मतलब एंटासिड, ठीक है। अम्ल के उल्टा मतलब क्षारीय लेना पड़ता है। यह HCl की अधिक मात्रा को अभिक्रिया द्वारा उदासीन कर देता है। वही चीज क्या है ना कि जो प्रति अम्ल लेंगे तो वो क्या करेगा कि HCl की जो अधिक मात्रा बढ़ी हुई है उसको उदासीन कर देता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। प्रति अम्ल का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है MgOH, वो आपका क्षारीय होता है, ठीक है। तो जब भी आप लोगों का पेट दर्द करता हो, क्योंकि HCl का अम्ल उसमें बढ़ जाता है, तो आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप ले सकते हो, जिसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, और उससे आप लोगों का पेट सही हो जाएगा। जैसे इनो हम ले लेते हैं, इनो में आप लोगों का इनो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें, ठीक है। कभी कभी पेट दर्द करता है, जलन होता है, तब इनो ही पीते हैं ना, वो क्या करता है कि एंटासिड का काम करता है,
समझ लीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को रटना नहीं, सारे कंसेप्ट में हूँ ना, आप लोगों को सारे कंसेप्ट आपको बताऊंगा, हर एक प्रश्न आप लोगों को याद हो जाएगा। तो पहला तो ये था कि हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है, ठीक है। दूसरी हेडिंग हम लोग डालेंगे पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। देखिए हमारे दांतों के लिए भी पीएच बहुत खतरनाक होता है। देखिए मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम अर्थात अधिक अम्लीय होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। कह रहा है कि जो हमारा मुंह है उसका पीएच मान 5.5 होता है। अब 5.5 मतलब कि क्या होता है, ये आपका अम्लीय होता है, ठीक है। अगर 5.5 से और कम होता है तो पीएच मान और अधिक प्रबल होगा। तो कह रहा है कि अधिक अगर अम्लीय हो जाता है तो हमारे दांतों को क्षय प्रारंभ करता है। क्षय मतलब क्षरण करने लगता है, हमारे दांतों का नुकसान करने लगता है। अगर अधिक पीएच मान उसका कम हो जाए तो अम्लीयता का गुण बढ़ जाता है उसमें। तो ये कह रहा है कि दांतों की सुरक्षा के लिए दांतों पर हम कैल्शियम फास्फेट का इनेमल होता है, ठीक है। हमारे जो दांत होते हैं, दांत के जो फर्स्ट आप लोगों का पार्ट जो होता है, ठीक है, वो आपका इनेमल परत होता है। दांत का जो बाहरी परत आपको चमकता हुआ प्रतीत होता है ना, वो इनेमल परत होता है। उसके नीचे डेंटिन परत होता है। तो ये कह रहा है कि अगर अम्ल बढ़ जाता है, अम्लीयता की मात्रा, तो आपके दांतों को जो अगली परत इनेमल है उसका क्षरण होने लगता है, ठीक है। तो ये कह रहा है, देखिए जिसका पीएच मान 5.5 से कम होने पर संक्षारण हो जाता है, ठीक है। कह रहा है कि जो इनेमल परत है उसका क्षरण होने लगता है। कब? क्योंकि हमारे मुख का तो पीएच मान 5.5 है, उससे जैसे ही पीएच मान कम होता है तो अम्ल बढ़ जाता है, आयोरिनमल परत क्षरण होने लगता है। कह रहा है कि उचित दंत मंजन के प्रयोग द्वारा दंत क्षय को रोका जा सकता है। अगर आपका क्षरण हो रहा है आपके दांतों का, तो आप उचित दांत मंजन का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि दांत मंजन जो हम लोग ब्रश करते हैं, दांत मंजन जो देखते हो वो एंटासिड होता है, प्रतिअम्ल होता है, ठीक है, मतलब क्षारीय उसमें पाया जाता है। तब हम लोग दांतों पर रगड़ते हैं तो वो अम्ल तो आगे रहता ही आपके दांतों में, या जब ये आपका क्षारीय जाता है तो उसको उदासीन कर देता है और आपकी दांतें जो है सुरक्षित रहती हैं। तो पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय दूसरा हेडिंग है। देखिए एक बात और बताता हूँ, अगर हेडिंग आपको मालूम नहीं है, ये सारे पॉइंट्स अगर मालूम है तब पॉइंट्स लिख दो, पहला पॉइंट्स, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट्स। अगर हेडिंग नहीं याद है तो ये नहीं कि हेडिंग नहीं याद है तो छोड़ दोगे, नहीं, ये सारी चीज़ आप पढ़ ही रहे हो, आप बस पहला पॉइंट, दूसरा उपयोग, तीसरा उपयोग ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। देखो तीसरा प्रश्न क्या है, अरे तीसरा हेडिंग हम डालेंगे कि पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। देखिए पशु भी कुछ अम्ल छोड़ते हैं, ठीक है, और पौधे भी कुछ अम्ल छोड़ते हैं, ठीक है। उससे हम लोग कैसे सुरक्षा पा पाए उसको देखेंगे। देखिए लिखा है कि मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है। जो मधुमक्खी देखते हो, मधुमक्खी काट देता है तो चढ़ने लगता है, इसलिए चढ़ने लगता है क्योंकि मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है, ठीक है। जो इसके द्वारा काटने पर यह हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाता है। जब मधुमक्खी हम लोगों को काटती है तो उसके जो डंक से हम उसमें जो अम्ल होता है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे हम जलन व दर्द का अनुभव होता है, जिससे हमें जलन होने लगता है, दर्द होने लगता है। डंक मारे गए स्थान पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार लगाने से आराम मिलता है। और कहीं आपको मधुमक्खी काट देती है और आपको दर्द होने लगता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि वहाँ पे बेकिंग सोडा लगा सकते हो। क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है वो क्षारीय होता है, और अम्ल अगर आपने अम्ल यहाँ पे काट दिया हमको और यहाँ बेकिंग सोडा क्षारीय लगा देंगे तो वो उसका उदासीन करने लगेगा और वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दुर्बल क्षार लगाने से आराम मिलता है। वो भी दुर्बल क्षार लगाना है, यानी कि प्रबल क्षार लगा देना, दुर्बल क्षार जो कम क्षारीय होते हैं उसको लगाना है। तो कम क्षारीय आपका बेकिंग सोडा होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा को हम तो खा भी लेते हैं, ठीक है, नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। कह रहा है कि इसी प्रकार कई अन्य जंतुओं से हम उचित उपचार द्वारा आत्मरक्षा कर सकते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो उससे अम्ल निकालता है, अगर वो हम काट रहे हैं तो उससे हम लोग आत्मरक्षा कर सकते हैं एंटासिड का प्रयोग करके, मतलब क्षारीय का प्रयोग करके, ठीक है। चलो अगला एक और देखेंगे, पौधों में पीएच क्या होता है, ठीक है, पौधों में पीएच देखेंगे। कह रहा है कि कई पौधों से हानिकारक अम्लों का स्राव होता है। कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं कि जिनसे हानिकारक अम्ल निकलता है। जैसे में मेंटल का पौधा होता है। मेंटल का पौधा देखें आप लोग, देखिए मेटल का जो पौधा होता है, मेटल एक शाकीय पौधा होता है। देखोगे तो आप लोग जंगलों में मिल जाता है, अभी गांव में भी मिल जाता होगा आप लोग देखोगे तो। इसके पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं। नेट पर आप लोग सर्च मारिएगा मेटल का पौधा, आपको मालूम चल जाएगा, आप लोग देखे होंगे जरूर से। तो कह रहा है कि इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं। उसके जो पत्ते होते हैं उसमें रेशे जैसे बाल निकले होते हैं बाहर ही, जो जंतु के शरीर से छू जाने पर डंक जैसा दर्द होता है। अगर आपका शरीर उस पर बाहरी परत पर उसका टच हो गया तो वहाँ पे डंक आपके हाथों में चुभ जाएगा और वहाँ पे आपको चढ़ने लगेगा, उसके अम्ल आपके शरीर में आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो जंतु के शरीर में छू जाने पर डंक जैसा दर्द होता है, क्योंकि इसके बालों से मेथनोइक अम्ल का स्राव होता है। क्योंकि उसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं? मेथनोइक अम्ल पाए जाते हैं। और इससे उत्पन्न
दर्द को दूर करने के लिए डाक के पौधों का पत्ते रगड़ कर किया जाता है। देखिए पत्ते यहाँ पे लिख लीजिएगा, रगड़ कर किया जाता है, यहाँ पर डैश किया जाता है। अब देखिए जहाँ पे भी आपका मेटल का पौधा पाया जाएगा, जस्ट उसी के बगल में डाक का भी पौधा पाया जाता है। ये डाक पौधा होता है। अगर अम्ल मेटल का पौधा अगर आपके शरीर में छू के मतलब टच हो जाता है तो आपको यहाँ पे दर्द होने लगेगा। तो उसको दर्द को छुटकारा पाने के लिए उसके जस्ट बगल में देखोगे ना कहीं डाक का भी पौधा रहेगा। उस डाक के पौधों को रगड़ दोगे वहां पे तो वो सही हो जाएगा, क्योंकि डाक के पौधों में आपका क्षारीय पाया जाता है, और जब क्षारीय रगड़ोगे तो हम लोग को उदासीन कर देता है। चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। पहला प्रश्न क्लियर हो गया कि पीएच मान से आप क्या समझते हैं। हमने शुद्ध जल में हाइड्रोजन अणु की सांद्रता भी देखा, पीएच मान का महत्व क्या है वो भी हमने देखा। तो देखिए इस प्रकार प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत अच्छे समझा रहा हूँ। प्रश्न को तैयार करना आप लोग ईमानदारी से, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न क्लियर हो गया है और प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए अगला प्रश्न देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 2013 से लेके 2022 तक बताइए कोई ऐसा एक सत्र आपको दिखाई दे रहा है जिसमें ये प्रश्न नहीं पूछा गया हो। हर बार पूछा गया है। इस प्रश्न को आपको तैयार करना है। विक्राणु जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, कह रहा है कि विक्राणु नेफ्रॉन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए नेफ्रॉन होता है क्या, विक्राणु क्या होता है, बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे प्रश्न बनना अनिवार्य है 100%। तो देख पा रहे हो कि बना हुआ है। देखिए लिखेंगे कि पहले हम लोग चित्र दिखा देते हैं नेफ्रॉन विक्राणु का चित्र क्या होता है। देखो ये नेफ्रॉन और विक्राणु का चित्र है, ठीक है। और ये चित्र बनाना आना चाहिए, बहुत सिंपल चित्र हमने बनाया है कि ताकि क्लियर हो पाए। देखिए यहाँ से जो पहली नली आपको आ रही है, इस नली को हम बोलते हैं अविवाहित धमनिका। क्या बोलते हैं, अविवाहित धमनिका बोलते हैं। और ये जो बाहर नली निकल रही है इसे बोलते हैं अपवाहित धमनिका, ठीक है। अब ये जो आकृति आप देख रहे हो, जो कप वो प्लेट जैसी आकृति आपको दिख रही है, तो ये प्लेट जैसी आकृति को हम बोलते हैं वोमेन संपुट। क्या बोलते हैं, वोमेन संपुट बोलते हैं। और इसके अंदर देखिए एक गुच्छा बना हुआ है जो रुधिर का गुच्छा होता है, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब देखिए कप प्लेट जैसी आकृति की जो नीचे नीचे आपको नलिका दिखाई दे रही है, ठीक है, नलिका धीरे धीरे आ रही है, तो इसे बोलते हैं कुंडलित नलिका। कुंडलित मतलब मुड़ी हुई नलिका, ठीक है। और ये नलिका धीरे धीरे यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है मतलब कि घट रही है, उसे बोलते हैं अवरोही चाप। क्या बोलते हैं, अवरोही चाप। अब ये अवरोही चाप धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर की तरफ उठेगा, तो ऊपर की तरफ उठेगा उसे बोलेंगे आरोही चाप। अब देखिए आरोही चाप और अवरोही चाप के मिलने से एक आकृति बन रही है जो कि यू आकृति आपको दिखाई दे रही है। यू आकृति जो दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं हेनले का चाप या हेनले का लूप बोलते हैं। अब अवरोही चाप धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते अब यहाँ पे आ रहा है, इसे बोलते हैं संग्राहक नली। बहुत सारी नलिका आके देखिए ये भी नली आ रहा है तो यहाँ पे आ रहा है, ये भी नलिका इधर से आ रही है, ये भी नलिका इधर से आ रही है, इधर नलिका आ रही है, सभी नलिकाएं आकर यहाँ पे इस वाले नलिका में मिल रही है। इसे बोलते हैं सामान्य संग्राहक नली, क्योंकि सारी नलिकाएं यहाँ पे इकट्ठा हो रही हैं और ये आपका मूत्र वाहिनियां हैं, बाहर निकल रहा है। तो यही आप लोगों का विक्राणु है, नेफ्रॉन है। पूरा चित्र आपको समझ में आ गया। अब चलिए देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लिखेंगे कि नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक विक्राणु रुधिर को छानता है तथा मूत्र का निर्माण करता है। विक्राणु के निम्नलिखित भाग होते हैं। कह रहा है कि जो विक्राणु होता है वो विक्राणु का कार्य होता है कि ब्लड को छानने का काम करता है। देखिए विक्राणु पाया कहाँ जाता है, किडनी में पाया जाता है। किडनी के अंदर विक्राणु नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। और लगभग 10 लाख होते हैं, समझ लीजिए। तो वही कह रहा है कि ये 10 लाख जो विक्राणु होता है वो प्रत्येक विक्राणु जो है रुधिर को छानता है, ब्लड को छानता है, ब्लड को प्यूरिफिकेशन करता है, ब्लड का फिल्टरिंग करता है, उससे जो खराब उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थ है उसको अलग करता है और मूत्र के रूप में उसको कन्वर्ट करता है, मूत्र के रूप में वो बाहर आ जाता है, ठीक है। देखिए विक्राणु के निम्नलिखित भाग हैं, कौन कौन से हैं। पहला तो वोमेन संपुट होता है। वोमेन संपुट अभी हमने चित्र में दिखाया कि यह कप या प्लेट जैसी संरचना होती है। देखिए वोमेन संपुट, ये वोमेन संपुट देखिए कप और प्लेट जैसी संरचना है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये आपका वही कह रहा है कि यह कप या प्लेट जैसी संरचना होती है जिसमें रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है, जिसमें रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है। अभी हमने रक्त नलिकाओं का गुच्छा में दिखा देता हूँ। ये जो गुच्छा आप लोगों को मुड़ा हुआ है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, ये रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है। वही कह रहा है कि जिसमें रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस कहते हैं, आप लोग देख लिया, ठीक है। इसके बाद होता है हेनले का चाप। और हेनले का चाप क्या होता है कि यह पतले नली का बना होता है जिसकी आकृति यू जैसी होती है और इसका निर्माण अवरोही चाप तथा आरोही चाप के मिलने से होता है, ठीक है। देखिए हेनले का लूप क्या होता है, वही हमने कहा कि यह पतली नली जैसी होती है और यह यू आकार की होती है। देखिए यू आकार की हो रही है कि नहीं, और इसका निर्माण कैसे हो रहा है, अवरोही चाप और आरोही चाप के मिलने से हो रहा है हेनले लूप का निर्माण, ठीक है। तो ये हो गया हेनले का चाप। तीसरा होता है संग्राहक नली। संग्राहक नली मतलब यह एक विशेष प्रकार की नली होती है
जहाँ सभी आरोप चाप आकर मिलते हैं। इसके बाद सभी संग्राहक नली मूत्र नली में चले जाते हैं। संग्राहक नली मतलब यह जो नली आपको जा रही है ये संग्राहक नली, वही करा संग्राहक नली पतली नली जैसे होती है, और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी संग्राहक नली मिलती हैं, उसी जैसे सामान्य संग्राहक नली कहते हैं, और धीरे धीरे मूत्र के रूप में बाहर चली जाती है नलिका। ठीक है, तो ये तो आप लोगों के कुछ भाग थे जो कि हमने आप लोगों को बताया। अब तो इसके हम लोग कार्य देखने वाले हैं। ठीक है, कि इसके कार्य क्या होते हैं। तो अब अगली हेडिंग आप लोग डालोगे यहाँ से कि विक्राणु के कार्य, कि विक्राणु के कार्य क्या हैं। देखिए पहला कार्य इसका यह है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। देखिए रुधिर रीनल धमनी में बहुत दाब पर बहता है, जिससे ग्लोमेरुलस की पतली दीवारों से रुधिर छनता रहता है। इसका मतलब ये कह रहा है कि रुधिर रीनल धमनी से बहुत दाब पर बहता है। देखिए रीनल धमनी इधर होती है, इधर से ब्लड जब आता है तो रीनल धमनी में रुधिर बहुत तेजी से आता है। ठीक है, तो देखो यह आपका पतली नली है, अभिभावी धमनिका जो है पतली नली होती है, यहाँ से मोटी धमनी होती है, यहाँ से जब ब्लड तेज आता है और पतली नली में प्रवेश करता है, मतलब अभिभावी धमनी में प्रवेश करता है, तो ये पतली नली जब इसमें से ब्लड तेजी से आता है तो ये फैलने लगता है, और जैसे फैलने लगेगा इस पर प्रेशर लगने लगता है, और प्रेशर लगने लगता है तो ग्लोमेरुलस से जो आपका रुधिर का गुच्छा है उससे ब्लड छनने लगता है, क्योंकि इसमें अब प्रेशर लगेगा तो ये आप लोगों का दाब बढ़ेगा तो फैलने लगेगा। जब ग्लोमेरुलस फैलने लगता है, यहाँ पे दाब उसमें बढ़ने लगता है, दोनों से दाब जब इस तरह लगेगा तो रुधिर छनने लगेगा, और छन के रुधिर कहाँ जाता है, बोमेन संपुट में रुधिर चला आता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को पहला। इसके बाद देखिए दूसरा नियम यह है, दूसरा स्टेप, कि रुधिर कोशिकाएं और प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहती है। कह रहा है कि रुधिर जो होता है वो कोशिकाएं और प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहता है, जबकि जल की अधिकांश मात्रा और घुले हुए खनिज बोमेन संपुट द्वारा छान लिए जाते हैं। इसके कहने का मतलब ये चीज़ होता है, कह रहा है कि रुधिर जो होता है वो कोशिकाओं में ही और प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहता है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि जैसे रुधिर में प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, और जब यहाँ से रुधिर ग्लोमेरुलस से तब छनता है तो वोमेन संपुट में चला आता है, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी छनकर चली जाती हैं और ख़राब चीज़ें भी इसमें छनकर चली जाती हैं, वही कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। दूसरा तीसरा कह रहा है, इस निस्यंदन में वज्र पदार्थ जैसे यूरिया के साथ साथ लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज आदि उपस्थित रहते हैं, और इनके अतिरिक्त जल की अतिरिक्त मात्रा जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं होती है वो भी होता है। इसके कहने का मतलब ये चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों, कि जैसे यहाँ पे ब्लड जब छन के वोमेन संपुट में आ रहा है तो ब्लड में जो आपको ग्लूकोज होता है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, तो ग्लूकोज भी इसमें छन के, कुछ प्रोटीन्स वसा इसमें छन के चली आती हैं। खराब चीज़ें तो आती ही हैं, अच्छी चीज़ें भी इसमें छनकर चली आती हैं, वही चीज़ कह रहा है। जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं वो तो छन के आती हैं, लेकिन ग्लूकोज जैसी जो उपस्थित रहती हैं वो भी उसके साथ ही चली जाती हैं। ठीक है, चौथा लिखोगे यहाँ पे कि जब यह निस्यंदन नलिका में आता है तो लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज अमीनो अम्ल जल का पुनः नलिका में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा अवशोषण होता है। कह रहा है कि अब यहाँ से तो वोमेन संपुट में चला आया है, वोमेन संपुट से जैसे ये यहाँ पे नलिका में आएगा तो नलिका में फिर निस्यंदन होता है, और फिर निस्यंदन होता है उस समय क्या होता है कि जो खराब पदार्थ के साथ साथ जो अच्छी चीज़ें ग्लूकोज अमीनो अम्ल, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती हैं वो भी उसमें चली जाती हैं, तो उन्हें फिर पुनः निस्यंदन होता है, और उस समय क्या होता है कि जो खराब चीज़ें के साथ साथ अच्छी चीज़ें चली आई थी उसको वापस ले लिया जाता है और खराब चीज़ों को पुनः वापस दे दिया जाता है। ठीक है, वही कह रहा है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि उन वज्र पदार्थों का भी छनन इन कोशिकाओं द्वारा होता है जो शेष रह जाते हैं। कह रहा है कि कुछ खराब पदार्थ बचे रह जाते हैं, कुछ खराब पदार्थ बचे हुए रह जाते हैं, फिर उनका पुनः निस्यंदन होता है तो खराब पदार्थ फिर पुनः वापस दे दिए जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि खराब चीज़ें अलग हो जाती हैं, अच्छी चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो वही लास्ट में बोला है कि अंत में जो निस्यंदन में केवल यूरिया और अन्य वज्र पदार्थ तथा जल ही रह जाता है, जिसे अब मूत्र कहा जाता है, और इस संग्राहक में एकत्रित हो जाता है। लास्ट में जब फिर पुनः निस्यंदन होता है तो लास्ट में यूरिया जो अन्य खराब पदार्थ हैं वो अलग बच जाते हैं, और अच्छी चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती हैं वो अलग हो जाती हैं, और जो खराब चीज़ें बच जाती हैं वो पुनः मूत्र वाहिनी के रूप में बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो यही था इसका कार्य मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बहुत डिटेल में। तो यही था आप लोगों का वृक्क या नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन हमने किया, आप लोगों को इसका कार्य को डिस्कस किया, और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एक एक वर्ड आपको समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ, इस प्रश्न को, यही प्रश्न था, और इस प्रश्न को याद करना है कि विकर्ण नेफ्रॉन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न यह है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के संबंध में फ्लेमिंग के दाएं
दाएं का नियम लिखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2014, 15, 16, 18, 19, 20 में प्रश्न पूछा गया है। देखेंगे कि फ्राडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है क्या, और प्रेरित विद्युत धारा दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम देखेंगे। देखिए बहुत आसान टॉपिक है, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आप लिखोगे कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित दो नियम है। कह रहा है कि फैराडे के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित उन्होंने दो नियम दिया है। दोनों नियम क्या दिया है? देखिए प्रथम नियम, पहला नियम तो उन्होंने ये दिया कि जब किसी बंद कुंडली में, कोई कुंडली है जो कि दोनों तरफ से क्या है, बंद है, जब किसी बंद कुंडली में से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो केवल उसी समय तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। देखिए कितना आसान टॉपिक। उन्होंने बताया था कि जब कोई बंद कुंडली है और इस बंद कुंडली में से अगर चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं और इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं अगर परिवर्तन होंगी तो 100% इसमें से आप लोगों का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा वो तब तक रहेगा जब तक कि यह चुंबकीय बल रेखाएं आपस में परिवर्तन होती रहेंगी। ठीक है, तो किसी बंद कुंडली में अगर चुंबकीय बल रेखाएं परिवर्तन हो रही है, चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो परिवर्तन हो रही हैं, तो उसमें से चुंबकीय बल उत्पन्न होता है और यह तब तक रहता है जब तक वह परिवर्तन होता रहेगा। वही उन्होंने पहला नियम उन्होंने दिया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। दूसरा नियम उन्होंने ये बताया कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल का परिमाण कुंडली में से होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या के परिवर्तन की दर को अनुकरणपाती होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना। उन्होंने ये नियम बताया कि किसी चुंबकीय में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, तो किसी चुंबकीय में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है उसका परिमाण, तो उसका जो मान होगा वो कुंडली में से होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या के परिवर्तन की दर होगा। ठीक है, परिवर्तन की दर के अनुकरणपाती होता है। इसका मतलब ये चीज होता है, अभी बहुत आसान टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। जैसे बंद कुंडली, इसमें से परिवर्तन हो रहा था, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं, तो कह रहा है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होता है वो कब होता है कि जब इसमें से हम लोग चुंबकीय जितना परिवर्तन होगा, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं जितना परिवर्तन होगा, जितना तेज घूमेगा उतना बल उत्पन्न होगा। तो वही कह रहा है कि जो चुंबकीय बल उत्पन्न हो रहा है वह अनुकरणपाती होता है इसके परिवर्तन के दर की। तो परिवर्तन की दर मतलब जितना तेज घूमेगा उतना तेज विद्युत वाहक बल निकलेगा। ठीक है, तो इसकी स्पीड जितनी बढ़ेगी तो विद्युत वाहक बल भी बढ़ेगा। वही काम तो कह रहा हूँ कि अनुकरणपाती होता है, बस सिंपल। तो दो नियम उन्होंने दिया, दोनों नियम समझ में आ गया ना आप लोगों को। चलिए, उन्होंने देखिए बताया कि यदि किसी कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान अगर φ1 है, अब बहुत कम समय अंतराल, मतलब कि कुछ समय, मतलब डेल्टा टी समय के बाद उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान अगर φ2 हो, तो उसमें से हम लोग कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर निकाल सकते हैं। तो कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर जो होगा वो होगा φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी। यह क्या है? कुंडली में फ्लक्स के परिवर्तन की दर φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ तो हो गया। अगर इसमें से हम प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालने के प्रयास करें तो देखिए अभी हमने बताया आप लोगों को कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है, देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो अनुकरणपाती होता है उसके परिवर्तन की दर का। तो देखिए यहाँ पे फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का अनुकरणपाती होता है। दूसरा नियम तो यही था ना, तो वही कह रहा है कि ये आपका चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर है। और यहाँ पे अगर हम विद्युत वाहक बल अगर बात करें तो अगर मैं विद्युत वाहक बल को ई से डिनोट करते हैं तो ई जो है वो अनुकरणपाती हो जाएगा उसके परिवर्तन की दर, मतलब φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी के उसके दूसरे नियम के अनुसार। तो अगर मैं यहाँ अनुकरणपाती का चिन्ह हटाता हूँ तो एक नियतांक देना पड़ेगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा आप लोगों का ई बराबर के φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी। अब के क्या है यहाँ पे, तो जहाँ के एक नियतांक है, अगर यदि के का वैल्यू अगर हम एक ले लेते हैं तो के का वैल्यू एक है, एक का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। तो के बराबर एक हो तो यहाँ पे ई बराबर जो आएगा वो आएगा φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी वोल्ट में आएगा। तो जब भी अगर आप लोगों को प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना होगा डेल्टा ई, तो उसका फार्मूला क्या बन गया, φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी। ठीक है, तो ये फार्मूले का उत्पन्न हो गया। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। लिखेंगे अब दिशा ज्ञात करना होगा तो क्या होगा, तो ये कह रहा है कि प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। अगर प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करना है तो किस नियम से ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करेंगे। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, कह रहा है कि यदि किसी चालक को अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएं, कोई भी चालक क्षेत्र है
ठीक है। कोई भी एक चालक है, अगर उस चालक को अगर चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम गति कराते हैं तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। और यदि परिपथ बंद हो तो परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अगर परिपथ दोनों तरफ से बंद है, ठीक है, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसकी दिशा को हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। तो उसी के नियम से ज्ञात करेंगे। अब वो नियम कहता क्या है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये कहता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा अंगुली अथवा अंगूठे को दूसरे के लंबवत फैला कर रखें। कह रहा कि यदि हमारा दाएं हाथ है, ठीक है, दाएं हाथ की देखिए ये 3 उंगलियां हैं, ये आपका मध्यमा अंगुली कहलाता है, आपका तर्जनी उंगली कहलाता है, आपका अंगूठी, ठीक है, अंगूठा कहलाता है। कह रहा कि इसको अगर लंबवत खड़ा करें, 90 अंश के एंगल में खड़ा करें, तो उस समय आपको देखने को ही मिलेगा। कह रहा कि फैला कर रखें। और यदि तर्जनी उंगली जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करता है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करता है, और अंगूठा चालक की गति की दिशा में संकेत करे, तो मध्यमा जो उंगली होता है विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, कहने का मतलब ये चीज़ है कि ये जो आप लोगों का 3 उंगलियां दिख रहा है, इसको अगर 90 अंश के एंगल पे खड़ा करें तो ये जो आपको तर्जनी उंगली दिख रही है, ये वाला है, अंगूठा की जो बगल में होती है तर्जनी उंगली, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करती है। और जो अंगूठा है वो आपकी चालक की गति की दिशा को डिनोट करता है। तो ये जो मध्य वाली अंगुली आएगी, ये मध्य अंगुली किसको डिनोट कर देगी, तो यह आप लोगों को विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, मध्य बीच वाली उंगली, वही चीज लिखा है। यही आप लोगों का नियम होता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग इसी नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आया ना आप लोगों को, फैराडे के नियम। तो ये था आप लोगों का पूरा क्वेश्चन, हमने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। बहुत प्यारा प्रश्न है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लेना, किसी कीमत पे याद कर लेना। कि देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 में प्रश्न पूछा गया है कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत जनित्र मतलब विद्युत जनरेटर की बात कर रहा है। ठीक है, तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत और कार्य विधि स्पष्ट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि विद्युत जनरेटर कैसे होगा। सबसे पहले इसका चित्र अगर हम देखने की बात करें तो चित्र आपको दिखा देता हूँ। ये चित्र है इसका, ये जनरेटर का चित्र आप लोगों को दिख रहा होगा, पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ, बना लीजिए आप लोग। ये जनरेटर का फिगर है। अब देखो, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे विद्युत जनित्र। ठीक है, तो विद्युत जनित्र होता क्या है लिखेंगे। देखिए विद्युत जनित्र या डायनामो पूछा, डायनामो का सिद्धांत पूछेगा तभी आप ये लिखोगे, क्योंकि विद्युत जनित्र को डायनामो भी कहते हैं। कह रहा विद्युत जनित्र वह यंत्र है, जैसे विद्युत जनित्र को डायनामो कहते हैं, कह रहा विद्युत जनित्र वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए क्या कह रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप जनरेटर देखते हो, जनरेटर पे हम लोग जो हैंडल मारते हैं तो उसको तो हम यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं ना, तो पहले यांत्रिक ऊर्जा देंगे, जब हैंडल मारेंगे तो जनरेटर चालू होगा, तो जनरेटर जब चालू होगा तब जाकर वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। तो वही कह रहा है कि विद्युत जनित्र वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। मतलब किस सिद्धांत पे काम करता है यह, तो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। तो अब हेडिंग लिखेंगे सिद्धांत इसका। ठीक है, अगली हेडिंग रहेगी सिद्धांत। लिखेंगे कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाने पर उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसका मतलब क्या है समझिए, यहाँ तक कह रहा है कि कोई बंद कुंडली है। ठीक है, अब बंद कुंडली में अगर चुंबकीय क्षेत्र में अगर तेजी से उसमें हम लोग इस तरह घुमाएं, जितना तेजी से घुमाएंगे तो यह आप लोगों का इतना तेजी से इसमें से रेखाएं जो हैं निरंतर परिवर्तन होते रहेंगे। ठीक है, वही कह रहा है कि जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाने पर उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखा में निरंतर क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, और जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और वह परिपथ व कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है और इसमें से एक धारा दिशा इसमें से बहने लगेगी। ठीक है, वही कह रहा है। अतः कुंडली को घुमाने में व्यय मतलब खर्च यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। मतलब जितना हम लोग इसमें से हैंडल जितना तेज घुमाए रहेंगे, जितना हम लोग यांत्रिक ऊर्जा खर्च के रहेंगे, वही यांत्रिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। यही सिद्धांत था इसका। ठीक है, यही आप लोगों का इस पे चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। इसके बाद हम लिखेंगे कार्य विधि इसका।
ठीक है, अगली हेडिंग क्या रहेगी आपकी, कार्यविधि। कार्यविधि में पहला पॉइंट लिखेंगे चित्र में दिखाए अनुसार, मतलब चित्र में दिखाए गए अनुसार। तो पहले चित्र ही तो बनाओगे। देखिए ये बोला चित्र में दिखाए गए अनुसार, ठीक है, कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। जो कुंडली है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, अर्थात इस समय उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा जो है शून्य होगी। ठीक है, ये पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे जैसे जैसे कुंडली, अब सुनिएगा यहीं से कहानी, जैसे जैसे कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, जैसे जैसे कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में इस तरह घूमेगी, उनमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं या फ्लक्स का मान बढ़ता जाएगा। जिस प्रकार जितना दक्षिणावर्त में इतना घूमेगी स्पीड में, ठीक है, इस तरह घूमेगी, तो चुंबकीय बल रेखाएं या फ्लक्स का मान भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो दूसरा पॉइंट हो गया आप लोगों को, बढ़ता जाता है। उसी में लिखेंगे दूसरे पॉइंट में कि तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, मतलब मतलब बढ़ेगा, और विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा जो होगी उत्पन्न होगी, जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के वाले नियम से ज्ञात कर सकते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ देखे हैं ना उसमें हम लोग, ठीक है, तो उसी अगर दिशा को अगर हमको ज्ञात करना है तो दिशा किसे ज्ञात की जाती है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से उस दिशा को ज्ञात करेंगे। कह रहा है कि वाय परिपथ में इसकी दिशा जो है यक्ष से वाई की ओर होती है। अगर बाहरी परिपथ में देखें तो उसकी दिशा यक्ष से वाई की ओर होती है। देखिए ये आपका यक्ष और वाई है, यक्ष वाई मतलब देखिए ये हैंडल, अगर हैंडल को ऐसे घुमाएंगे, इस तरह हैंडल को मारेंगे तो यक्ष से वाई की तरफ दिशा इस तरह जाएगी। वही कह रहा है कि इसकी दिशा यक्ष से वाई की ओर होगी। जब कुंडली उसी दिशा में घूमते हुए ऊर्ध्वाधर भुजा ए बी ऊपर तथा सी डी नीचे होती है। भुजा अगर ए बी की बात करें तो देखिए ए बी इस तरह ऊपर है और सी डी इस तरह यहाँ पे नीचे है। अगर इस तरह जाएगी तो यहाँ से ऐसे जाएगी, ऊपर से होगी नीचे जाएगी। तो ये कह रहा है ए बी ऊपर और सी डी नीचे हो जाती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा अधिकतम होती है। कुंडली इस बीच 0 से 90 अंश घूमी होती है। कह रहा है कि अगर ए बी ऊपर है सी डी नीचे है, ठीक है, तो उसमें उस समय जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो सबसे ज्यादा होगा, अधिकतम होगा, और कुंडली उस समय कितना 0 से लेकर 90 डिग्री तक घूम गई होती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट देखो क्या है, कह रहा है कि कुंडली के और अधिक घूमने पर कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान कम हो जाता है। अगर चुंबकीय और यहाँ पर और घुमा दिया जाए उसको, तो अगर कुंडली को और अधिक घुमाने पर चुंबकीय फ्लक्स का मान कम हो जाता है। और कुंडली के क्षैतिज होने पर, कुंडली क्षैतिज मतलब सीधी रेखा में होने पर, भुजा सी डी के स्थान पर ए बी चला जाता है तथा ए बी के स्थान पर सी डी आ जाता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा धीरे धीरे कम होकर शून्य हो जाती है, और कुंडली इस बीच कितना 90 से 180 अंश घूम जाती है। तो जब 90 से 180 अंश घूम जाती है तो उस समय क्या होता है कि ए बी के स्थान पर सी डी और सी डी के स्थान पर ए बी आ जाता है, और उस समय विद्युत वाहक बल कम हो जाता है। ठीक है, अब देखो चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट लिखोगे कि कुंडली की ओर घुमाने पर, कुंडली को और घुमाएंगे तो कुंडली को और घुमाने पर उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे क्षैतिज में चला जाएगा सीधे में तो कम हो जाता है, फिर उसको घुमाओगे तो क्षैतिज से जैसे आगे आएगा तो उसका मान फिर बढ़ जाएगा। तो एक कुंडली की ओर घुमाने पर उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान फिर से बढ़ना शुरू होता है, परंतु इस समय यदि धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ से ज्ञात की जाए तो हम दूसरे कंडीशन की तुलना से ये कह सकते हैं कि विपरीत दिशा में होगी, जस्ट उसके उल्टा दिशा में होगी, तथा वाय परिपथ में यक्ष से वाई की ओर प्रवाहित होगी। कुंडली के ऊर्ध्वाधर, देखिए कुंडली के ऊर्ध्वाधर की अगर हम बात करें तो भुजा सी डी ऊपर की तरफ और ए बी कहाँ हो जाती है, नीचे की तरफ होने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल विद्युत धारा अधिकतम होने लगता है, मतलब फिर उसका मान बढ़ जाता है, और इस बीच कुंडली कहाँ 180 से 270 के बीच घूम जाती है। देखिए कंडीशन क्या हुआ था, 0 से जब 90 था तो विद्युत धारा के मान एकदम और प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ रहा था, और जब एंगल 90 से 180 हो गया क्षैतिज में तो उसका मान फिर घट गया, और फिर 180 से 270 के बीच फिर घुमा तो फिर उसका मान बढ़ गया। ठीक है, वही कंडीशन है। फिर कह रहा है पचमा कि यदि कुंडली की ओर घुमाया जाए, मतलब कुंडली को और आगे घुमाया जाए जिससे कि वह दिशा पहले के अनुसार स्थिति में हो, मतलब 0 से 90 अंश की स्थिति में हो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा का मान कुंडली के क्षैतिज होने पर शून्य होगा। तो क्षैतिज जब हो जाता है तो शून्य हो ही जाता है। ठीक है, अब यह इसका फिगर है, अब जाके यह पूरा का पूरा आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट आप लोगों को इसमें नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर विद्युत जनित्र आपने पढ़ लिया है तो विद्युत मोटर भी आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए 13 में 14 15 16 17 18 19 20 22, या तो आपको विद्युत जनित्र देगा या तो आपको विद्युत मोटर देगा, लेकिन देगा जरूर 100% देगा। ठीक है, तो विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए और इसका सिद्धांत बताइए, कार्यविधि लिखिए और विभक्त वलय का क्या महत्व है ये भी आप बताइए। सबसे पहले इसका हम लोग चित्र देखेंगे। यह चित्र देख लो आप लोग, ये चित्र नोट कर लो, यही चित्र है आप लोगों का विद्युत मोटर का। ये आपका विभक्त वलय है पी तथा क्यू, ये आपका धुरी है, ये आपका ब्रूस है, यक्स और वाई क्या है, ब्रूस है, ये आपका ए बी सी डी आपका कुंडली है। ठीक है, यहाँ पे आपका बैटरी लगा हुआ है, आपका कुंजी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों का फिगर है विद्युत मोटर का। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लो। चलो अब देखते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे विद्युत मोटर। मैं छोटा करता हूँ इसको। ठीक है, विद्युत मोटर लिखोगे, विद्युत मोटर का एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए अभी हमने जनरेटर देखा है, जनरेटर में क्या था कि यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट हो रहा था विद्युत ऊर्जा में, लेकिन मोटर है, मोटर क्या होगा, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। क्योंकि जैसे मोटर आपका पंखे में लगा होता है, तब पंखा ऐसे थोड़ी चलता है, पंखा में हम लोग पहले लाइन देते हैं, तब लाइन देंगे मतलब विद्युत ऊर्जा देंगे, तब वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होगा, मतलब हवा में कन्वर्ट होगा, हमको हवा देता है। तो जस्ट उसका उल्टा होता है विद्युत जनित्र का, ये विद्युत मोटर हो गया। हेडिंग डालोगे सिद्धांत, किस सिद्धांत पे काम करता है लिखेंगे, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। पहले सुनिए कहानी, कह रहा है कि जब किसी कुंडली को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। देखिए कितना अच्छा कंडीशन सिद्धांत का है। ठीक है, तो सिद्धांत क्लियर हो गया ना आप लोगों को। कह रहा है कि जब किसी कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखकर अगर धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें एक बल काम करने लगता है और यह कुंडली की अक्ष पर घूमने लगता है। अगर वह स्वतंत्र है तो घूमने लगती है। सिंपल। देखो कार्यविधि इसका देख, सिद्धांत हो गया, कार्यविधि देखो कितना सिंपल है। कार्यविधि इस तरह कार्य करती है कि जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली के दाएं हाथ नहीं, इसमें बाएं हाथ का नियम काम करता है, याद रखिएगा मोटर में। तो कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं ए बी तथा सी डी पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। ठीक है, यह बल युग्म बनाते हैं। कह रहा है जिसके कारण कुंडली जो है दक्षिणावर्त दिशा में क्या होती है, घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी क्या होता है, घूमने लगता है। कितना सिंपल टॉपिक है। इस विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल जो है लगातार एक ही दिशा में कार्य करती हो। बताइए कितना सिंपल टॉपिक हमने इसको कर दिया। कार्य विधि में देखिए कितना सिंपल है, बस हो गया। हमसे पूछा था विभक्त वलय का कार्य ना क्या महत्व है, तो लिखेंगे विभक्त वलय का महत्व लिखेंगे। विभक्त वलय का कार्य जो है कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना है। जब कुंडली आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है तो विभक्त वलयों का ब्रूसों से संपर्क समाप्त हो जाता है और विपरीत दिशा में ब्रूसों से संपर्क जुड़ जाता है और इसके फलस्वरूप कुंडली में धारा की दिशा सदैव इस प्रकार बनी रहती है कि कुंडली एक ही दिशा में घूमती है। ठीक है, तो देखिए कितना विभक्त वलय का कार्य क्या होता है, तो देखिए विभक्त वलय का कार्य कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना होता है। सिंपल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये आप लोगों का टॉपिक जो आपको बता रहा हूँ विद्युत मोटर वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक विद्युत मोटर, एक विद्युत जनित्र, अभी हमने फैराडे का और चुंबकीय प्रेरण नियम बताया है, वो वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, 100% बनेंगे, लिखित बता रहा हूँ आपको। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। सारे प्रश्नों को तैयार कर लेना, ईमानदारी से मेरा पे विश्वास करना, जो भी प्रश्न बता रहा हूँ उसको तैयार करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।